अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी अकेडमी का सोर्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो आप कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है वो इस 100 MCQs का सेकंड हाफ पार्ट है। ग्लाइकोलिसिस सॉरी बायोएनर्जेटिक्स ये चैप्टर है जिसके हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। फेडरल की बुक में ये चैप्टर नंबर 4 है। एमसीक्यूज नंबर 22 ये है कि इन सम केसेस थैलाकोइड से एक्सट्रैक्ट इन कॉलम्स कॉल्ड द ग्रेना। ऑब्वियसली कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ स्पेसिस में ऐसा होता है कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो होते हैं वो एक कॉलम्स में आपको मिलते हैं जिसे हम ग्रेना कहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 23 है कि क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर फाउंड एम्बेडेड इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स एंड इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द प्लांट। ऑब्वियसली कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होती हैं वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर दसी हुई होती हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है और वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करती हैं टू योर प्लांट्स। एमसीक्यूज नंबर 24 इज दैट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ऑफ ईटीसी आर पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन सस्पेंडेड इन द स्ट्रोमा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, वो किसका पार्ट है? स्ट्रोमा का पार्ट है। MCQ नंबर 25 इज दैट थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स आर इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस बाय केमियो ऑस्मोसिस। ये MCQs हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती हैं वो एटीपी के सिंथेसाइज में इन्वॉल्व होती हैं। MCQs नंबर 26 इज दैट प्रोडक्ट्स विच आर यूज टू सिंथेसाइज शुगर इन स्ट्रोमा फ्लोरोप्लास्ट आर ATP एंड NADPH। ऐसे प्रोडक्ट्स जो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद हैं शुगर को बनाने के लिए वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं? ATP और NADPH। आप अच्छे से जानते हैं कि ATP और NADPH जो है दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। देन MCQs नंबर 27 इज दैट क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स absorb the light energy which is converted into chemical energy of ATP and NADPH। ये बात भी आप पहले पढ़ चुके हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट को अब्जॉर्ब करता है, सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और केमिकल एनर्जी को में कन्वर्ट कर देता है और वो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ATP और NADPH की फॉर्म में होती है जो फर्दर शुगर को यहाँ पे सिंथेसाइज करती है। MCQ नंबर 28 इज दैट फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स लैक द क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स का बात याद रखिएगा कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनके पास अनस्टैक्ड फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट का काम करते हैं प्रोकैरियोट्स में। MCQ number 29 is that plants which possesses the thick layer of mesophyll cell are rich in chloroplast। ऐसे प्लांट्स जिनके पास मेसोफिल सेल्स की या मेसोफिल टिश्यू की लेयर थिक होगी तो उसमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होगा। MCQ नंबर 30 इज दैट लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना रीजन में होता है और डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा रीजन में होता है। ये चीज़ हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में पहले डिस्कस कर चुके हैं इन द चैप्टर नंबर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 1 है ये। MCQ नंबर 31 यह है कि थैलाकोइड्स स्टैक्ड इनटू द ग्रोना। थैलाकोइड्स जो होती हैं थैलाकोइड्स क्लोरोप्लास्ट में जो मौजूद होती हैं वो स्टैक्ड हुई होती हैं ग्रेना की फॉर्म में। आपको याद है कि ग्रेना का स्ट्रक्चर हमने इस तरह की फॉर्म में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। आपने इसको स्टडी कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में सर्च करके उसको देख सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से ये चैप्टर समझ में आने लगेगा। MCQ नंबर 32 ये है कि फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी कॉमन MCQ उसके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो लाइट रिएक्शन या लाइट की मौजूदगी में ही हो सकता है। MCQs नंबर 34 ये है आपके पास, सॉरी यहाँ से नंबरिंग गलत है। MCQs नंबर 33 है ये। MCQs नंबर 33 ये है कि शुगर जो होता है वो डार्क रिएक्शन के दौरान बनता है। ऑब्वियसली ATP और NADPH की मदद से रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसमें ATP और NADPH को यूज़ करके, और ये दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ये चीज़ अभी हम पीछे MCQs में डिस्कस कर चुके हैं। MCQs नंबर 34 आपके पास ये कि 10% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस जो वो टेरिस्ट्रियल प्लांट्स करते हैं, रेस्ट अकर्स इन द ओशंस लेक्स एंड पॉन्ड्स। टेरिस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में आपको पता है कि जो ये आइसोटोनिक प्लांट्स होते हैं आपके पास जिनके पास ज़्यादा पानी नहीं होता, आई थिंक सो मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, उसको टेरिस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। और जिनके पास वाटर की बहुत ज़्यादा स्कैरिसिटी होती है वहाँ पे भी हम उनको टेरिस्ट्रियल प्लांट्स कह सकते हैं। MCQs नंबर 35 ये है, मोस्टली हम टेरिस्ट्रियल प्लांट्स का वर्ड जो होता है ना वो मीडियम अमाउंट ऑफ प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं जिनके पास मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ होता है, मौजूद होता है उनकी सॉइल में या उनके रूट्स में। MCQs नंबर 35 ये कि इक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज द डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट्स एंड सॉल्युबल कार्बोनेट्स दैट आर प्रेजेंट इन वाटर एज अ कार्बन सोर्स। उसने कहा कि इक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो उनके पास वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे यूज़ करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्युबल कार्बोनेट्स, जो वाटर में कार्बन की सोर्स के जरिए से मौजूद होते हैं। MCQs नंबर 36 ये है कि एयर कंटेन्स अबाउट 0.03 to 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर के पास कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है? 0.03 से लेकर 0.04% तक हो सकती है। MCQs नंबर 37 ये है कि फोटोसिंथेसिस अकरिंग ऑन द लैंड यूटिलाइजेस दिस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो MCQs आपस में इंटरलिंक हैं। कहने का मतलब ये कि ये जो एयर होती है
जो लैंड प्लांट्स होते हैं वो यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। एमसीक्यूज नंबर 38 ये कि कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लीव्स में कैसे इंटर होती है? स्टोमेटा के जरिए से, फिर वाटर में डिजोल्व हो जाती है जो सॉइल में मौजूद होता है, एंड देन अब्जॉर्ब हो जाती है मेसोफिल सेल्स ऑफ द सेल वॉल्स। ठीक है, मेसोफिल सेल्स में ये अब्जॉर्ब हो जाता है ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। एमसीक्यूज नंबर 39 आपके पास ये बताया जा रहा है कि स्टोमेटा कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टोमेटा आर फाउंड इन द लार्ज नंबर इन द लीफ। स्टोमेटा जो होता है वो लार्ज अमाउंट में ये मौजूद है लीफ में, एंड देयर नंबर इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द गैस डिफ्यूजिंग इनटू द लीफ। तो ये नंबर जो है, ये नंबर के आगे मैंने फुल स्टॉप डाला तो इसका मतलब नंबर होता है शॉर्ट वर्ड्स में। कहा जा रहा है कि उनका नंबर जो है, जितनी गैस डिफ्यूज़ होगी लीफ में इतने ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होंगे आपकी लीफ की सरफेस पे, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एमसीक्यूज नंबर 40 है कि स्टोमेटा कवर्स ओनली 1 to 2% ऑफ द लीफ सरफेस बट दे अलाउ प्रोपोर्शनली मच मोर गैस टू डिफ्यूज। उसने कहा कि स्टोमेटा ने जो है वो लीफ की सरफेस का सिर्फ 1 से 2% कवर किया हुआ है, लेकिन ये मच मोर गैस को अलाउ करते हैं कि वो डिफ्यूज़ हो सके। एमसीक्यूज नंबर 41 ये कि एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लीफ डिपेंड्स अपॉन द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। जाहिर सी बात है स्टोमेटा ओपन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी। तो आपको याद है कि स्टोमेटा जो होता है वो रात को क्लोज होते हैं, और जो गैस जो डिफ्यूज होती है, गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो रात को क्यूटिकल के जरिए से हो सकती हैं। एमसीक्यूज नंबर 42 ये है कि गार्ड सेल्स आर गार्डिंग स्टोमेटा। गार्ड सेल को हम गार्डिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से, इनकी शेप की वजह से कि ये कैसे स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने के साथ गार्ड सेल्स की शेप कैसे चेंज हो सकती है, तो इसलिए हम इनको गार्डिंग सेल्स कह सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 43 ये है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो एडजस्टेबल पोर्स हैं। जाहिर सी बात है दिन को ओपन होते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और रात को ये क्लोज होते हैं। पार्शली क्लोज का मतलब होता है कि आधे क्लोज होते हैं, पूरी तरह से बंद नहीं होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 44 ये कि लाइट इज ड्राइविंग एनर्जी। ऑब्वियसली लाइट जो एक ड्राइविंग एनर्जी है, तो हम देखते हैं लाइट कैसी ड्राइविंग एनर्जी है। 45 एमसीक्यूज में आप देखें तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लाइट जो है वो एनर्जी है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कह सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 46 ये कि लाइट बिहेव एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। ये बात जो हम केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि लाइट जो है वो वेव की तरह भी एक्ट करती है और पार्टिकल्स के तौर पे भी, जिसे हम फोटोन कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 47 ये है कि रेडिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लाइफ और विजिबल लाइट। ऑब्वियसली आप विजिबल लाइट को ही देख सकते हैं और यही आपकी लाइफ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी रेंज क्या 380 to 750 नैनोमीटर, हम इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एमसीक्यूज नंबर 48 है कि नॉट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन द लीव्स इज अब्जॉर्ब्ड। जितनी ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी लाइट पौधे पे पड़े वो सब की सब अब्जॉर्ब हो जाए, बल्कि सिर्फ 1% ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द लीफ सरफेस इज अब्जॉर्ब्ड। सिर्फ 1% लाइट जो होती है वो लीफ अब्जॉर्ब करते हैं, रेस्ट जो बाकी बची हुई लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिटेड हो जाती है। एमसीक्यूज नंबर 15 आपके पास ये कि सनलाइट एनर्जी जो होती है वो उसको क्लोरोफिल अब्जॉर्ब कर देता है, और देन वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस एमसीक्यूज को आई थिंक हम पीछे रिपीट कर चुके हैं, ये रिपीट में एमसीक्यूज आ गया है। एमसीक्यूज नंबर 51 ये है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है क्लोरोफिल का, वो इंडिकेट करता है कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है ब्लू और रेड पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम में, और दो एब्जॉर्प्शन पीक्स क्या हैं इनकी 430 नैनोमीटर एंड 670 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। का मतलब है कि 430 नैनोमीटर जो है ब्लू के लिए एंड 670 नैनोमीटर जो वो रेड पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम के लिए है। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लू और रेड पार्ट्स में मैक्सिमम होती है। एमसीक्यूज नंबर 52 ये कि एब्जॉर्प्शन पीक्स ऑफ कैरोटेनॉइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्लोरोफिल। ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन पीक्स डिफरेंट है क्योंकि कैरोटेनॉइड्स और क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। एमसीक्यूज नंबर 53 ये कि डिफरेंट वेवलेंथ्स आर नॉट डिफरेंटली अब्जॉर्ब बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बट आर आल्सो डिफरेंटली इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब ये कि जैसे डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट जो होती हैं वो डिफरेंटली अब्जॉर्ब होती हैं, इसी तरह उनका इफेक्टिवनेस का जो चार्ट है वो भी डिफरेंट हो सकता है कि कौन सी लाइट ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है और कौन सी लाइट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकती है। एमसीक्यूज नंबर 54 आपके पास ये है कि ग्राफ शोइंग द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट इन ड्राइविंग द फोटोसिंथेसिस कॉल्ड द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस। वो ग्राफ जो हमें ये बताया कि कौन सी लाइट ज़्यादा इफेक्टिव है और कौन सी लाइट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, उस ग्राफ को हम एक्शन स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 58 के फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसने ऑब्जर्व किया है? एक बायोलॉजिस्ट का नाम है TW एंजलमैन इन 1883। बायोलॉजी में मेरे ख्याल से इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द NMDCAT लेवल एंड इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द FSC लेवल, लेकिन मेरा ये आइडिया कि बायोलॉजिकल लेवल पे बायोलॉजी की स्टडी के सब्जेक्ट से आपको साइंटिस्ट के नेम याद कर लेने चाहिए। एमसीक्यूज नंबर 59 जो है एक्शन स्पेक्ट्रम जो है उसको कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इल्यूमिनेटिंग द प्लांट विद द लाइट ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड देन एस्टिमेटिंग द रिलेटिव कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन और रिलेटिव ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
एक्शन स्पेक्ट्रम को कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है? सबसे पहले आपको अपने प्लांट को लाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इल्यूमिनेटिंग का मतलब है लाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी डिफरेंट कलर्स से। देन हमने ये करना है कि कितनी का हमने ये एस्टिमेट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी कंज्यूम हुई है और कितनी ऑक्सीजन रिलीज हुई है। तो इसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो जाता है हमारे पास। MCQ नंबर 60 ये है कि एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस कोरोस्पोंड टू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल। तो एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपस में कैसे रिलेटेड है? कहा जा रहा है कि एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस कोरोस्पोंड्स टू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लोरोफिल। नेक्स्ट MCQ नंबर 61 ये है आपके पास कि सम सेम टू पीक्स एंड वैली आर एब्जॉर्ब फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एज वेल एज फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन शो दैट द क्लोरोफिल इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये MCQ जो है MCQ नंबर 60 से रिलेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। एक्शन स्पेक्ट्रम में भी 2 पीक्स और एक वैली मिलती है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी 2 पीक्स और एक वैली मिलती हैं। एब्जॉर्प्शन द लाइट एज वेल एज फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन। आपको मैं ये ग्राफ दिखा दूंगी, देन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा दोनों एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए हमारे पास पीक्स और वैलीज कैसे मिलती हैं। MCQ नंबर 62 ये है कि एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस डज नॉट पैरेलल द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लोरोफिल एग्जैक्टली। ऑब्वियसली कहने का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही एक्शन स्पेक्ट्रम जो फोटोसिंथेसिस का वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है। थोड़े बहुत उनके दरमियान जो है सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं। दोनों चीज़ें दोनों स्पेक्ट्रम्स होते हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। सम सिमिलैरिटीज़ आर प्रेजेंट बिटवीन देम। MCQ नंबर 63 ये है कि कंपेयर टू द पीक्स इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम द पीक्स इन एक्शन स्पेक्ट्रम आर। अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स को कंपेयर करते हैं तो एक्शन स्पेक्ट्रम की जो पीक्स हैं वो ज़्यादा ब्रॉडर होती हैं, यानी ज़्यादा वाइड हैं आपके पास। इनकी वैली जो होती है वो ज़्यादा नैरोअर होती है, यानी तंग होती है और इतनी ज़्यादा डीप भी नहीं होती है। MCQ नंबर 64 आपके पास ये है कि फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट अब्जॉर्ब्ड रेंज फोटोसिंथेसिस इन मोस्ट अब्जॉर्ब्ड रेंज इज मोर देन एब्जॉर्प्शन इटसेल्फ। फोटोसिंथेसिस की जो एब्जॉर्ब्ड रेंज होती है वो कहीं ज़्यादा होती है जितनी वो एब्जॉर्ब कर सके। MCQ नंबर 65 में कहा जाए कि फोटोसिंथेसिस इन 500 to 600 नैनोमीटर जो है ये ग्रीन लाइट है इज मोर देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्रीन लाइट बाय क्लोरोफिल। जो फोटोसिंथेसिस में लाइट एब्जॉर्ब हो रही है 500 to 600 नैनोमीटर, ये कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीन लाइट बाय फोटो क्लोरोफिल। तो यहाँ तक MCQ नंबर 65 तक स्टिल अभी हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम का डिफरेंस ही पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में 500 से 600 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो कहीं ज़्यादा एब्जॉर्बेंस रखती है एज़ कम्पेयर टू फोटोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल। MCQ नंबर 66 में बताया जा रहा है कि डिफरेंस अकर्स बिकॉज एसेसरी पिगमेंट्स जो होती हैं क्लोरोफिल विच कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। उसने कहा कि ये डिफरेंस इस वजह से अकर हुआ है कि जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल का वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो सकता है। MCQ नंबर 67 में आपके पास ये बताया जा रहा है। MCQ नंबर 67 में कहा जा रहा है कि when equal intensities of the light are given there is more photosynthesis in red than in blue part of the spectrum। अगर हम प्लांट्स को दो प्लांट्स को मैं कंपेयर करती हूँ, एक प्लांट को ब्लू लाइट प्रोवाइड करती हूँ, एक प्लांट को रेड लाइट प्रोवाइड करती हूँ और दोनों इक्वल इंटेंसिटीज़ की हूँ तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किस में होगी, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस में होगी, तो रेड पार्ट ऑफ में ज़्यादा आपके पास एब्जॉर्प्शन और फोटोसिंथेसिस अकर होती है। MCQ नंबर 68 ये है आपके पास कि ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द वाटर। ऑक्सीजन जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स है। ऑक्सीजन जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान तो वो कहाँ से आई है, वाटर से आई है। और वो वाटर कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, एक्चुअली इट इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम द सॉइल। ये ऑक्सीजन जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की और विच मोस्ट ऑर्गेनिजम्स नीड फॉर द एरोबिक रिस्पायरेशन। ऑब्वियसली एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और एनर्जी को भी ऑब्टेन करने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये जो है ऑक्सीजन है ये इसको हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कह सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।